नमस्कार कक्षा नौवीं। अभी तक हम समास पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने समास पढ़ा था, लेकिन समास में एक महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ रहे थे कर्म तत्पुरुष समास में, है ना, या तत्पुरुष समास में हम पढ़ रहे थे विभक्ति। जहाँ कहीं भी विभक्ति का लोप हो रहा था वहां पर हम तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। लेकिन तत्पुरुष समास समझने से पहले बहुत जरूरी है कि उनकी विभक्तियों को हम समझ लें। यदि उनकी विभक्तियां हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से तत्पुरुष समास के 6 भाग जो हैं उनको समझ पाएंगे, है ना। जैसे कि आज ही हमने वीडियो कॉल में भी देखा था या वीडियो क्लास में भी हमने देखा था कि उसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन आपको 2 या 3 लोगों को ही इसके सवालों के जवाब मालूम था, बाकी लोगों को नहीं मालूम था। वो इसलिए कि आप लोगों ने विभक्ति को समझा ही नहीं है या विभक्ति को जानने की कोशिश नहीं की या उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा नहीं है। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक समाज को पढ़ाते समय उनकी विभक्तियों पर ज़्यादा प्रेशर किया है, ज़्यादा जोर दिया है कि उनकी विभक्तियाँ किस तरह से जुड़ रही है और किस तरह से अलग हो रही है ना। यदि विभक्ति को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो आपको समाज समझने में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, है ना। इसीलिए मैं आज एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, एक अलग से क्लास आपको दे रहा हूँ 10 मिनट की, कि कम से कम आप विभक्ति को ही समझे, है ना। इन विभक्तियों को आप अपनी कॉपी में लिख लेना और उनको याद कर लेना, है ना। जहाँ से अब समास लिखना खत्म हो जाएगा, आपका कल तक का जितना भी समास आपने पढ़ा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक पेज में इसको जरूर लिख लेना, है ना। नया चैप्टर डाल करके विभक्ति नया चैप्टर डाल देना और इतनी विभक्ति ही लिख लेना, ये 6-7 लाइन जो है ये ही लिख लेना और इनको याद कर लेना। फिर इनको देखना है कि कहाँ पर इनका उपयोग करना है ना, किस तरह के वाक्यों में, किस तरह के पदों में, किस तरह के शब्दों के साथ इनका उपयोग किया जाता है, वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं अपन। अब विभक्ति, है ना, विभक्ति का मतलब मैंने पिछले 3 वीडियो से बताते आ रहा हूँ ना। जब भी हम समास पढ़ रहे हैं, 4 वीडियो हमने समास के पढ़े हैं और उन चारों वीडियो में हमने विभक्ति को पढ़ा है और उन्हीं चारों में हमने विभक्ति को मैंने और भी समझाया है। एक बार और बताता हूँ। विभक्ति होती है कि जहां पर हम शब्दों को जोड़ने का काम या अलग करने का काम करते हैं वहां विभक्ति होती है। जिन शब्दों के माध्यम से हम विभक्ति को जोड़ने का हम पदों को जोड़ने का काम करते हैं या अलग करने का काम करते हैं वहां पर होती है विभक्ति, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कर्ता, है ना। अब कर्ता जहां पर आएगा, जहां पर भी कर्ता शब्द आएगा वहां पर क्या होगा, ने की विभक्ति जुड़ेगी। कर्ता का मतलब है जो क्रिया कर रहा है ना। जैसे कि हम एक उदाहरण देंगे, राम, है ना। अब राम यहाँ पर क्या है, राम यहाँ पर कर्ता है ना, काम करने वाला हो गया, है ना, राम संज्ञा हो गया, लेकिन राम के द्वारा काम किया जा रहा है। अब राम क्या कर रहा है, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ठीक है। अब ये हमने एक नया टर्म बनाया, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी विभक्ति क्या हो रही है, ने है ना। तो क्या होगा, कर्ता की विभक्ति ने होगी, है ना। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि कर्ता के साथ में उसकी विभक्ति जुड़ी है, ने है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा, है ना। और खाना खाया, यदि मान ले हम यहाँ से ये हटा दें तो क्या पढ़ेंगे, राम खाना खाया, है ना। क्या पढ़ा जाएगा, राम खाना खाया, राम खाना खाया। यदि यहाँ से हम ने की विभक्ति को हटा दें, है ना, जो इन पूरे शब्दों को, इन वाक्यों को जोड़ रही है, उसी विभक्ति को यदि हम हटा दें तो हमारा जो पद है, जो शब्द है, जो वाक्य है वो अधूरा सा लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने कर्ता के साथ से उसकी विभक्ति हटा दी है ना। तो राम खाना खाया, इस तरह से शब्द बनेगा। अब देखिए कर्म, है ना, कर्म तत्पुरुष समास है हमारे पास, ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी, को होगी। जहां जहां कर्म होगा वहां विभक्ति क्या आएगी, को, है ना। जहां को आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि उसकी विभक्ति क्या है, को है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था पहले भी कि क्रमागत, है ना, एक शब्द हम देखिए क्रमागत, क्रम को आया हुआ या क्रम को आया, मतलब जहां पर वो क्रम से चीजें आ रही हैं उसको क्रमागत बोलते हैं, है ना। ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ, जो घर को आया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, है ना। वहां पर कर्म की विभक्ति होगी को, है ना। अभी देखते हैं करण की, है ना। करण तत्पुरुष समास से क्या विभक्ति है, या करण कारक की विभक्ति क्या है, से या के द्वारा,
मतलब ऐसे काम या ऐसी क्रिया जो किसी के माध्यम से हो रही हो, है ना, क्रिया का कोई माध्यम हो, तब वहां पर क्या होगा, से या के द्वारा, है ना, या संज्ञा किसी से जुड़ी हुई हो तो वहां पर क्या होगा, से, है ना। जैसे मान के चले कि तुलसीकृत, एक उदाहरण हमने पढ़ा था, तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, जो क्रिया जो हुई थी, रचने की क्रिया हुई थी, रामायण लिखने की जो क्रिया हुई थी वो किससे हुई थी, तुलसी से, है ना। तो क्रिया का संबंध कर्ता से था, तो यहाँ पर ये संबंध बताने की कोशिश कर रहा है ना। अब देखें संप्रदान के लिए, मतलब जिनके लिए काम किया गया हो, है ना, वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना, कि युद्ध क्षेत्र या युद्ध के लिए, है ना, युद्ध के लिए क्षेत्र, या फिर हम बोले देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, भक्ति ऐसी है जो देश के लिए हुई हो, है ना। कभी कभी हम भक्ति के और दूसरे भी अर्थ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर के लिए पर्टिकुलर उस सामने वाले पद पर फोकस कर रहे हो कि वो किस तरह का है ना। जैसे देश भक्ति, भक्ति किसके लिए है, देश के लिए। कोई बोलता है राम भक्ति, तो भक्ति किसके लिए है, राम के लिए। कोई बोलता है कृष्ण भक्ति, कौन कहता है, मतलब वो होता है कि राम के लिए भक्ति, है ना। इस तरह से भक्ति जो है वो के लिए जो है वो उनका दोनों के बीच का संबंध बता रही है। तीसरा देते हैं, अगला देते हैं अपादान। अपादान का मतलब अपादान की विभक्ति होगी से, है ना। अपादान की विभक्ति होगी हमारी से। यहाँ पर क्या होगा कि विभक्ति का इस अपादान तत्पुरुष में होता है कि समस्त पद अपादान कारक की विभक्ति से लोप हो जाता है ना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब किसी चीज से उसको अलग कर दिया जाता हो, तो वहां पर हम से का प्रयोग करते हैं। संबंध, है ना, अगला है हमारा संबंध। किसी चीज में दो या दो से अधिक वस्तुओं में या व्यक्तियों में संबंध बताने की कोशिश की जा रही हो, वहां पर क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री भी होता है ना। जैसे जलधारा, एक नया शब्द है जलधारा, जल की धारा, धारा किसकी है, जल की है। अब यानी अब एक शब्द हुआ था कि दुग्ध धारा, है ना, दूध की धारा, धारा जो है वो बहने का नाम है या बहती हुई है ना, लेकिन वो किसकी है, या तो दूध की है या जल की है या किसी और की है धारा, जो बोलते हैं ना भक्ति धारा, भक्ति धारा में बह गया, है ना, मतलब भक्ति की धारा में बह गया, है ना, इस तरह से बोलते हैं। अधिकरण एक नया है। अधिकरण मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार जमाना, जैसे कि ना उसके विभक्ति है मैं और पर, है ना, कि अब उसके उदाहरण हम देखें तो क्या होगा, धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्मवीर कौन होगा, जो व्यक्ति धर्म में वीर हो, मतलब जो धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता हो, है ना, धर्म का प्रकांड हो, धर्म की अच्छी समझ हो, वो होगा धर्मवीर, है ना। अब कोई कहते हैं कि कर्मवीर, जो कर्म से प्रधान हो, मतलब जो बहुत अच्छे कर्म करता हो, उसको हम कर्मवीर भी कहते हैं। लोकप्रिय, एक शब्द है लोकप्रिय, जो लोक में प्रिय हो, मतलब जो लोगों में प्रिय हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हो, तो वो होता है लोकप्रिय, है ना। तो इस तरह से है कि आप बीती, एक शब्द था आप बीती, मतलब आप पर बीती, मतलब आप पर जो बीती हुई है उसके बारे में कह रहे हैं, तो वो क्या है, अधिकरण है। तो ये हमारी विभक्तियां हैं, इन विभक्तियों को आप याद कर लीजिएगा और ये विभक्ति आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, है ना। इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि कर्ण कारक या कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है ना। तो आपको ऑप्शन इनमें से कुछ भी दे दिया जाएगा, आपको पहचानना है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि के लिए विभक्ति किस समास की है ना। इस तरह से सवाल रहेंगे, के लिए किस समास की विभक्ति है, तो आपके सामने इतने सारे विकल्प आ जाएंगे, उसमें से जो सही होगा वो आपको लगाना है ना। या पूछ लिया जाएगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति बताइए, तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, उनमें से जो सही होगा वो आपको बताना है। तो इसलिए आपको ये विभक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। ये विभक्ति यदि आप समझ जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो आप तत्पुरुष समास को बहुत आसानी से समझ लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप इसको पढ़िएगा।